वेलकम टू स्टोरीज ऑफ इंडिया गार्गी जी। मेरे पास आज आपसे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि आपकी जो फील्ड है वो इतनी बड़ी है कि उसमें इतना कुछ है कवर करने के लिए, जिसमें से बहुत चुन चुन के मैंने अपने सवाल तैयार किए हैं आपके लिए। और अब तक हमारे स्टोरीज ऑफ इंडिया में हमने बहुत सारे ऑलरेडी जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनको कवर किया हुआ है। और विद द टाइम जब मैंने आपकी भी प्रोफाइल देखी तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि ये एक सब्जेक्ट ऐसा है ना जो बहुत वैराइटीज़ हैं इसमें, और बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। मतलब अभी तक जितने भी साइकोलॉजिस्ट को हमने कवर किया है वो सारे डिफरेंट टाइप के हैं, और उनका वे ऑफ वर्किंग इज़ वेरी डिफरेंट। तो मेरा आपसे पहला सवाल आपकी जर्नी के बारे में ही रहेगा कि आप आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की। मतलब आपको एक सोशल फील्ड में आना, आपको साइकोलॉजिस्ट बनना, ये आपका बचपन से ही था कि मैं इस चीज़ में आगे जाऊंगी, या फिर शिवांगी एकदम बहुत फ्रैंकली बोलूँगी, मेरा ऐसा कोई वो नहीं था बचपन से कि मैं साइकोलॉजिस्ट बनूंगी या कुछ करना है करके। मैंने जब ग्रेजुएशन में यहाँ पे डिग्री गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया था तो मेरी मदर ने मुझे ज़बरदस्ती एक सब्जेक्ट साइकोलॉजी दिलवाया था। तब भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं साइकोलॉजी लेके पढूँ, पर साइकोलॉजी जब पढ़ी और समझ में आया कि भाई किसी ह्यूमन बींग को अगर आपको समझना है तो साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है। और फिर बोलते हैं ना, पढ़ते पढ़ते प्यार हो जाना किताबों से, तो साइकोलॉजी ने ना वो प्यार करना सिखा दिया। और उसने वो सफ़र ले जाके निमांस बेंगलोर में छोड़ा कि बोला भाई अपना अब आपका ये जर्नी है, आप यहाँ से फिर उसको एक्स्ट्रा तरीके से शुरू करिए। तो जब कभी आपने पहली बार इस चीज़ के बारे में समझा होगा, तो आपको कभी ऐसा लगा कि हाँ मुझे यही करना था, ये चीज़ मतलब सच में यही होनी चाहिए थी, या इसकी समाज को बहुत ज़रूरत है, या मेरे परिवार को बहुत ज़रूरत है? तो ऐसा कभी कोई मोमेंट रहा है? बहुत बार ऐसा मोमेंट आया है जब ऐसा लगा कि हाँ साइकोलॉजी की बहुत ज़्यादा नीड है मुझे, या मैंने इस सब्जेक्ट को चूज़ किया है, या उस सब्जेक्ट ने मुझे चूज़ किया है, तो बहुत बहुत ज़रूरी था ये मेरे लिए। क्योंकि क्या होता है कि लाइफ में चाहे आप फैमिली रिलेशंस में हो या आपका सोशल बिहेवियर हो, कहीं ना कहीं आपको साइकोलॉजी की नीड है। सेल्फ के लिए भी लगता है ना, कई बार ऐसा होता है, कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं कि हम खुद में डिप्रेशन में, एंजाइटी में चले जाते हैं, तो फिर ये साइकोलॉजी ना हमको उससे आउटकम के लिए बहुत मतलब हेल्प करती है हमारे लिए। तो साइकोलॉजी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है और बहुत सारे मोमेंट रहे हैं, एक दो नहीं। जब हम अपना करियर शुरू करते हैं फिर उसमें अलग अलग नए नए डायमेंशंस ढूंढते हैं, अलग अलग स्किल्स देखते हैं। तो आपने एनएलपी भी किया हुआ है, और सीबीटी की तरफ आप मतलब कैसे आए, इस चीज़ को आपने कैसे कवर किया? एक्चुअली क्या, मेरी एक छोटी सी जर्नी रही है कि बेटे के साथ मैंने रिस्क ऑफ रीडिंग डिसलेक्सिया पे जब काम किया था, तो मैंने फर्स्ट अपना फाउंडेशन कोर्स किया ऑर्किड दिल्ली से। ऑर्किड दिल्ली एक फाउंडेशन कोर्स करवाता है जहाँ से मैंने किया। तो मुझे समझ में आया कि एनएलपी की तरफ भी जुड़ना ज़रूरी है, क्योंकि एज ए साइकोलॉजिस्ट या एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप एक एरिया तक ही वर्क कर सकते हैं, पर जब आप एनएलपी पे जाते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में जुड़ते हैं, तो आप बहुत सारे टेक्निक सीखते हैं। सीबीटी भी एक थेरेपी है जो हम साइकोलॉजिस्ट देते हैं अधिकतर। बहुत सारे जब कॉम्प्लिकेशंस आते हैं आपका, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, बहुत सारी जो कंडीशंस होती है ना, वहाँ पे सीबीटी बहुत ज़्यादा वर्क करता है हमारे लिए। तो फिर मैंने सोचा कि अगर सीबीटी कर लिया जाए तो वो फुलफिल हो जाता है साइकोलॉजी की जो स्टडी कर रहे हैं हम, या मैंने उसमें अगर कुछ एज अ प्रोफेशनल की डिग्री ली हुई, तो सीबीटी और एनएलपी उसको पूरा कंप्लीट कर देता है। तो बहुत ज़रूरी था मेरा कि मैं सीबीटी और एनएलपी कर लूँ। तो ये कहीं ना कहीं वर्कफुल है मेरे लिए, और पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जी। मेंटल हेल्थ जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हमेशा से रहा है, पर आज की जनरेशन और अब हम जिस उसमें हैं सेंचुरी में, अब लोग, आपको लगता है कि इस चीज़ को अभी भी समझ पाते हैं, या अभी भी पहले की तरह लोगों का दिमाग है? पहले की तरह ही दिमाग है, अभी भी कुछ मतलब चेंज कुछ नहीं हुआ है। हम बोल सकते हैं कि अगर समझदारी 10% इंक्रीज हुई है, पर वो 90% अभी भी वहीं पे हैं। उनको भी ऐसा लगता है, मेंटल हेल्थ को लोग ना बहुत लाइटली लेते हैं। अगर आपको थोड़ी कोई परेशानी या कोई टेंशन है, आप किसी से शेयर करते हैं, या किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ आपको किसी ने देख लिया, वो तुरंत जज कर लेते हैं, अरे इसको कोई मानसिक बीमारी है। तो मेंटल हेल्थ को वो समझ नहीं रहे हैं कि अगर मेंटल हेल्थ अगर स्ट्रांग है किसी का, चाहे फीमेल हो मेल हो, तो उसका पूरा फिजिकल हेल्थ भी अच्छा है करके। तो मेंटल हेल्थ को लेके थोड़ी सोच छोटी है, और अभी जागरूकता की कमी है उसमें। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इस चीज़ को समझाया जा सकता है? अवेयरनेस
प्रोग्राम्स होते हैं मेंटल हेल्थ को लेके बहुत इजी। और जैसे एजुकेशन में जैसे हम साइकोलॉजी बहुत बोलना चाहिए रेगुलर सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ते हैं ना हम उसको, तो साइकोलॉजी को कहीं ना क्लास 6 के बाद हमारे कोर्स में हमको उसको इंक्लूड करना चाहिए, एजुकेशन में इंक्लूड करना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति जो है या हर स्टूडेंट है जब हम वो बेस स्टार्ट करता है तो उसको पता चलना चाहिए कि मेंटल हेल्थ को हम कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं या इसके साथ कैसे काम कर सकते हैं इस फील्ड में। हम्म। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है या ओवर थिंक करता है और आप इस प्रोफेशन में हैं, तो आप उसको बेसिक क्या एडवाइस करते हैं? देखिए, अगर मुझे कोई ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी से घिरा हुआ, तो मेरा सबसे पहला है कि आप अपने आप को प्यार करना सीखिए। आप ये वेट मत कीजिए कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपके पास आएगा या कोई काउंसलर आपके पास आएगा, आपकी काउंसलिंग करके आपको बाहर आपकी परिस्थिति से लाएगा। ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल अपनी पसंद की चीज़ों पे फोकस कीजिए और सबसे पहले अपने आप को पसंद करना शुरू कीजिए। हम्म। देखिए, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सबके एक मामूली कारण होते हैं कि अपने आप के प्रति लोगों में लगाव नहीं होता, वो दूसरों की बातों को बहुत जल्दी सुने। कोई स्टूडेंट है, अगर उसकी स्टडी वो फोकस नहीं कर रहा है स्टडी पे और किसी ने बोल दिया कि तुम्हारा तो फोकस नहीं है, तो वो बातों को लेके इतनी जल्दी अपने अंदर बढ़ा लेता है कि डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी कंडीशन में आ जाता है। तो सभी के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं, सभी के लिए है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस कंडीशन में हैं, तो सबसे पहले आप अपना सेल्फ लव शुरू कीजिए। सेल्फ लव आपको इंक्रीज करता है। जैसे एक रहता है ना कि आजकल एंजाइटी बहुत ज़्यादा जल्दी लोगों को होने लगती है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा जल्दी होने लगता है, और एक नेचर होता है इंसान का बाय बर्थ ओवर थिंक करने का। जो ओवर थिंकर होते हैं उनको काफ़ी किसी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है डीप थिंकर, क्योंकि मैं ओवर थिंकर्स में से ही हूँ और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस चीज़ के बारे में मैं सोचती हूँ और बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे बहुत क्लियरिटी दे के वही रिजल्ट उस चीज़ से आने वाला होता है, मुझे वो समझ में आता है। तो जो ओवर थिंकर्स होते हैं, आप उनको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, एक बिहेवियर इश्यूज के रूप में देखती हूँ ओवर थिंकिंग को, क्योंकि देखिए किसी चीज़ को आप सोचिए बहुत अच्छी बात है, पर अति किसी भी चीज़ की बोलते हैं ना, मना है कि आपको अति नहीं करनी है। और ओवर थिंकिंग मतलब आप अति कर रहे हैं किसी सोच को। अगर आपके कोई थॉट्स आ गए, अब वो दिमाग में दिन भर आपके चल रहा है, कोई एक्टिविटी है उसको लेके आप प्लान कर रहे हैं, 2 दिन से आपके 2 से 3 दिन अगर लगातार आप उसमें सोच रहे हैं लगातार, या किसी ने एक बात कह दी, वो बार बार ब्लिंक कर रहा है, बार बार टिक टिक कर रहा है आपके दिमाग में, तो आपने क्या किया? अपनी शांति खो दी, आपकी नींद चली गई, आपकी भूख चली गई। हो सकता है आप ओवर थिंकिंग के चलते एक्स्ट्रा खा रहे हो, फूड हैबिट भी चेंज हो जाती है, आपका स्लीपिंग साइकिल चेंज हो जाता है। तो मैं ना ओवर थिंकिंग को कोई उसको मतलब डिसेबिलिटी तो नहीं बोलूंगी या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं बोलूंगी, पर है एक बॉर्डर लाइन पे हम आ जाते हैं ओवर थिंकिंग करने वाले लोग। कभी कभार ओवर थिंकिंग ठीक है ना, कि कुछ खास ऐसा है कि हम कभी कर लिए, ओवर थिंक हो गया, हमने एक्स्ट्रा सोच लिया किसी चीज को, बट बार बार वो कंडीशन सही नहीं है। और एक होता है सेल्फ ऑब्सेशन। लोग बहुत ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं जिनको अपने आप के अलावा किसी और के से कोई मतलब नहीं होता। वो कैसे दिख रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप सामने वाला क्या सोच रहा है। और मोस्टली ये सेल्फ ऑब्सेशन की जो मतलब मुझे तो प्रॉब्लम लगती है, देखी है, वो मोस्टली मैंने लड़कों में देखी है, मेंस में देखी है। तो आपको भी ऐसा लगता है कि ये एक प्रॉब्लम जैसी चीज़ है? बिल्कुल प्रॉब्लम है। देखिए, सेल्फ सेंटर्ड होना या अपने प्रति लगाव रखना एक हद तक सही है, पर आपको आपके सराउंडिंग के लोगों से कोई मतलब नहीं है, या आपकी ड्रेसिंग ऐसी है, आपको पता है कि आपने कुछ ऐसा वेयर किया है जिससे सामने वाले को फ़र्क पड़ता है, पर आपको ये फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपकी ड्रेसिंग से या आपके बिहेवियर से किसी को प्रॉब्लम हो रही है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये एक प्रॉब्लम है ये। और मेजरली मैं आपके साथ मैं एग्री करती हूँ कि बॉयज़ में ये देखने को मिलता है, क्योंकि वो कुछ भी करते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि सोसाइटी उनको क्या बोलती है, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, या अदर जो पर्सन है उनको क्या बोलते हैं। तो है प्रॉब्लम ये, अपन मान सकते हैं। ऐसे कोई लोग आते हैं, ऐसा कोई इंसान आपसे कभी आया है, किसी के पेरेंट्स जिसने बोला हो कि इसको ऐसी प्रॉब्लम है? जी बिल्कुल, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, जब बच्चे को लेके पेरेंट्स आते हैं तो बताते हैं कि ऐसा है, तो हमको फिर उसको बाहर लेके आने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि उसने अपनी एक दुनिया बना के रखी हुई है, उसका भी अपना एक कंफर्ट जोन है। इसमें भी उनका कंफर्ट जोन होता है कि उनको जो मतलब उसने अगर मान लो मैंने बोला कि आपको पिंक
चाहिए, तो वो बोलेगा नहीं मुझे ब्लू ही चाहिए क्योंकि मैं पिंक पसंद नहीं करता, पिंक लड़कियों का कलर है। मतलब उसने अपने एक थॉट सेट कर लिया है कि उसने बना लिया कि ऐसा होगा। मतलब ये टोटल ना क्या है कि न्यूरो का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, आपकी कोई एक वायर ढीली हो गई है वहाँ पे, तो उसको थोड़ा टाइट करना पड़ता है। ये एक वे नहीं है साइकोलॉजी का कि हम इस टाइप की भाषा का उपयोग करें, बट हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा कोई स्क्रू ढीला हो गया है वहाँ पे। ओके, तो फिर ये रिकवर कर पाते हैं ऐसे लोग? देखिए, अगर समय रहते अगर हम इस पे काम करते हैं, एक अर्ली इंटरवेंशन बोलते हैं किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी एक एज होता है, अगर 10-15 साल का कोई बच्चा है, अब उनको पता चल गया घर में, मतलब पेरेंट्स ने देखा कि यार ये तो ऐसा ही करता, अपने मन का करता है, जैसे हम बोलते थे ना ये तो अपने मन का करता है, ये मन का नहीं करता है, ये वो उस प्रॉब्लम में जा रहा है, अभी वो बॉर्डर लाइन है, आप लेके उसको पार कर लो। क्योंकि ये जब प्रॉब्लम बढ़ती है ना, तो फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है तो प्रॉब्लम फिर बढ़ती जाती है और एक टाइम पे जाके वो वहीं रुक जाती है। तो उसको वहाँ से बाहर लाना ज़रूरी है। तो कुछ टेक्निक्स होती है जिससे बाहर लेके आइए उसको, और सेशंस होते हैं, थेरेपीज़ होती है इसके लिए भी। तो ये चीज़ें मेंटल कंडीशन से या मेंटल उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये हो जाती है रिकवर। बहुत टाइम लगता है पर हो जाता है। जी। आज क्योंकि इस तरह के लोग हैं, तो जब कभी ये किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो काफ़ी इश्यूज फेस करना पड़ता है इनके पार्टनर को, क्योंकि इन्हें तो तभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी चीज़ से। तो क्योंकि आप रिलेशनशिप्स पे भी रही हैं और आपने आपने जैसे कि मुझे अभी बताया था जब हमारा डिस्कशन हो रहा था कि आप महिला थाने में भी काफ़ी टाइम तक काउंसलर रही हैं, तो आप डेफिनेटली आपने वहाँ कपल्स के साथ डील किया होगा। तो आपको जब ऐसे कपल्स का प्रॉब्लम आपके पास आता है, रिलेशनशिप्स का आता है, तो आपको उनमें सबसे कॉमन इश्यूज क्या हमेशा सुनने को मिलते हैं? कॉमन है मतलब मैं, कॉमन इशू रहता है मैं सही हूँ तुम गलत हो। चाहे वो मेल की तरफ से हो फीमेल की तरफ से हो, इक्वालिटी दोनों में एक ही है कि मैं सही तुम गलत। तो ये मैं और तुम की जो लड़ाई होती है ना, इतनी ज़्यादा हो जाती, फिर अगर हमारे फैमिली तो उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाती कई बार। क्योंकि देखिए, हर की परवरिश अलग होती है, हर का माहौल अलग होता है, हर की स्थितियाँ अलग होती, फिर हम 2 पर्सन, एक अननोन पर्सन एक फैमिली में एक छत के नीचे रहते हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी टकराती हैं, पर उस टकराव को बढ़ाना नहीं है। कई बार क्या होता है कि लड़के में कुछ प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को ऐसा लगता है उनका बेटा करेक्ट है, उनका बेटा राइट है, उसके बेटे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़कियों में भी ये प्रॉब्लम होती है, लड़कियों में भी ये प्रॉब्लम तो उनके पेरेंट्स मानने के लिए मना कर देते हैं। और महिला थाना में तो मैंने लगभग 1100 केस देखे थे फैमिली के जो आते थे, और सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि पहले इनकी काउंसलिंग की जाए। पहले कोई भी कंप्लेन अगर आपके पास आती है तो पहले इनकी काउंसलिंग कीजिए, काउंसलिंग के बाद अगर हमको लगता है कोई होप है इनको, तो फिर हम 6 महीने का टाइम और देते हैं। तो ये उस टाइम देखने के लिए मिला, ईगो, बहुत ज़्यादा ईगो। और आज की दुनिया में बोलूँ कि जो लड़कियां अपनी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा हैं, अलग हैं, वो एक दूसरे से पता नहीं क्या चाहते हैं, आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या चाहते हैं। वो एक दूसरे को परफेक्ट करने के चक्कर में पूरे रिलेशन को ख़राब कर देते हैं। परफेक्ट, देखिए कोई अपनी जगह पे कोई परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ में कोई ना कोई कमी है थोड़ी सी, तो हमको उसी के साथ उसको स्वीकार करना है। और फैमिली में ये मोस्टली होता है कि हम एक दूसरे में कमियां ढूंढते हैं, ईगो बहुत ज़्यादा ले आते हैं, ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं हमारे बीच में। तो ये है जो चीज़ों को ख़राब करती हैं। एक होता है यंग एज में आके 15-16 साल, पहले हमारे टाइम में था 15-16 साल, तो आजकल तो 9-10-11 ईयर्स के भी लड़कों के अफेयर्स होने लगे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने लगे हैं। और जहाँ रिलेशनशिप है वहाँ पे ब्रेकअप्स हैं, इमोशंस हैं, ट्रॉमा है। एक सर्टन टाइम पे बहुत से कपल्स को फेस करना पड़ता है, मतलब बच्चों को फेस करना पड़ता है, कम एज के बच्चों को भी फेस करना पड़ता है। तो जो ब्रेकअप्स रहते हैं, जो इस तरह के ट्रॉमा रहते हैं, तो उनसे रिकवर करने का बेस्ट अप्रोच क्या रहता है? मतलब कैसे मूव ऑन उनको करना चाहिए, क्या उनको सोचना चाहिए, या उनको काउंसलिंग लेनी चाहिए, या वो अपने आप से ठीक हो पाते हैं? देखिए, अभी अगर हम मतलब ये हमारे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे, या हमारे 16, मतलब ये बोलूँ 14-15 के 14 से लेके 16 साल के जो बच्चे हैं जो इस ट्रॉमा से गुजरते हैं, एक्चुअली ये ना फेस बहुत टफ होता है उनके लिए, क्योंकि वो हार्मोनल बैलेंस उनका बिल्कुल बिगड़ चुका होता है उस टाइम पे, और ये सारा खेल हार्मोन्स का होता है। तो उस टाइम पे ना काउंसलिंग की तो नीड होती ही होती है, पेरेंट सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर लड़की है, किसी के अफेयर में है, या कोई इस टाइप के उसमें है, तो पेरेंट्स को उस समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों के ऊपर कि कहीं
किसी गलत वे पे तो नहीं जा रही। देखिए, प्यार होना, आकर्षण होना एक अलग चीज़ है, और 12 से 14 या 15 साल के बच्चों में प्यार नहीं होता, एक महज आकर्षण होता है। कि बोलते हैं ना, अपोजिट जेंडर के लिए एक अट्रैक्शन आता है, तो वो बस एक अट्रैक्शन है। पर ये बच्चे कोमल बन के होते हैं ना, इनको तो जिसमें खुशी मिल रही है उसको करना है इनको, तो उस समय इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई बार ये सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हैं, कई बार इसमें लाइफ इनकी चली जाती है, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। तो उससे बाहर निकलने का एक सबसे आसान रास्ता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के से बात करें। शुरू से मैं सभी पेरेंट्स को एडवाइस करना चाहूँगी जो यहाँ सुन रहे हैं इसको, कि आप अपने बच्चे पे इतना ट्रस्ट रखिए कि आपका बच्चा हर बात आपको बताए, आप उसके दोस्त बनिए। कहने की बात नहीं, करने की बात है। देखिए, हमारे समाज की क्या सच्चाई पता है, हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि आप सच बोलो, पर हर पेरेंट्स सच नहीं सुन सकता। तो वो हमको डेवलप करना पड़ेगा। हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा अगर अपना एक कंफर्ट जोन बना के चलता है, उसमें हमको एंटर करना है, उसको अकेले नहीं छोड़ना है। तीसरा ये है कि हमको पता होना चाहिए कि उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, किस टाइप के लोगों से वो मिलता है या मिलती है। तो वो ट्रस्ट जो है ना, वो सारी चीज़ें ही इस टाइप के रिलेशन से बाहर लेके आती हैं। क्योंकि हमने बच्चों और पेरेंट्स की बात करी, तो आपको लगता है कि पेरेंट्स को भी थेरेपी लेनी चाहिए कई बार बच्चों को बिल्कुल लेके? लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार होता है पेरेंट्स ना स्वीकार नहीं कर पाता है। अब जैसे मेरी एज की बात करूं, तो मैं अपनी एज की बात अगर लेके चलूं, मैं अपने टाइम का अगर टाइम लेके चलती हूँ, मैं अपने पास्ट को लेके चलती हूँ, तो मैं प्रेजेंट में तो बच्चों के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर पाऊंगी ना। कि मेरे टाइम की बात अलग थी और अभी सिचुएशन बिल्कुल अलग है, बहुत दुनिया आगे चल रही है, हम बहुत पीछे थे, तो हम तो बैलेंस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो हम अपनी बात लेके अपने बच्चे के ऊपर अगर थोपते हैं ना, तो हमको भी थेरेपी की नीड है। ऐसा होता है ना कि अगर कहीं पे 5 बच्चे हैं तो उसमें से 3-4 बच्चे ठीक हैं, एक बच्चा या उसकी मदर ऐसी होती है जो अपने बच्चे की गलती कभी नहीं मानती है। वो, उसे लगता है उसका बच्चा जो कर रहा है, अगर उसने किसी को मार भी दिया तो ठीक है, तुम्हारे बेटे ने भी गलती की होगी। अगर उसका बेटा किसी से लड़के भी आ रहा है तो वो बोलेंगे कि नहीं, हमारे बेटे की गलती हो ही नहीं सकती, वो ऐसा है ही नहीं। तो इस जोन के पेरेंट्स जो होते हैं, उनके बच्चे काफ़ी डिफरेंट टाइप के होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के ऐसे ही बच्चे होते हैं जो दूसरे बच्चों को बुली करते हैं। तो आपके पास ऐसे केसेस आते हैं जहाँ बच्चे बुली होते हैं, और होते हैं जो बच्चे, उनका दिमाग कैसा रहता है? देखिए, जो बुली करते हैं उनका दिमाग बिल्कुल अलग, और जो बुली होते हैं बच्चे, उनका भी दिमाग बिल्कुल अलग, डिफरेंट साइड पे होता है। देखो, ये तो एक तो एक्चुअली क्या, जो पेरेंट्स हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग एक बोली जाती है, ये इस टाइप के पेरेंट्स होते हैं कि उनको ऐसा लगता है मेरा बच्चा सही, मेरे बच्चे को मैंने जो बोला वो सही, मैंने जो करवाया वो सही। तो ये जो मैं आ जाता है ना, तो ये पेरेंटिंग का बहुत रॉन्ग वे है, बिल्कुल टोटल रॉन्ग पेरेंटिंग है ये। तो इससे क्या होता है, वो बच्चा ना कभी जाके कोई डिसीजन आगे ले नहीं पाता, उसको अपनी हर गलती ऐसे लगेगी कि मैंने सही किया है, क्योंकि पेरेंट्स ने बोल दिया। अगर मान लो किसी पेरेंट्स ने कंप्लेन की कि आपके बेटे ने मेरे बेटे के साथ मारपीट की, तो पेरेंट्स को वहाँ पे क्या एक्शन लेना चाहिए कि बच्चे की भी बात सुने और सामने वाले की बात। तो यहाँ पे क्या करते, पेरेंट्स सामने वाले से लड़ने भिड़ने शुरू कर देते, तो वो बच्चा ना वो नेचर लेके फिर बड़ा होता है। तो फिर आप उस बच्चे को कभी नहीं सुधार सकते, वो उसका बुली नेचर रहता है। अगर वो बड़ा हो गया तो अपने ऑफिस में, स्टाफ में, किसी भी जगह जहाँ पे भी रहेगा, वो अपना बिहेव दिखाएगा लोगों को। तो ये तो परवरिश की गलती है, वहाँ पे पेरेंटिंग की गलती है। दूसरा, जो बुली होता है बच्चा, एक्चुअली वो इंट्रोवर्ट होता है, वो विरोध नहीं कर पाता, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, आपने एक बार विरोध नहीं किया, इट्स ओके, चलो आप उस समय आप में एनर्जी नहीं थी, पावर नहीं था, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। बट अगर सेकेंड टाइम वही चीज़ आपके साथ हो रही है और आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ रो रहे हैं, तो फिर आपको भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम दोनों साइड पे है, और दोनों की पेरेंटिंग गलत है। हमको बच्चे को इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो गलत और सही में फ़र्क कर सके, ना वो किसी के साथ गलत करे, ना किसी के साथ गलत अपने साथ गलत होने दे। तो वो हमको दोनों सिखाना पड़ता है, और पेरेंट्स की ही टोटल गलती होती है यहाँ पे, बच्चे की गलती नहीं होती, क्योंकि हम जैसा एटमॉस्फेयर अपने बच्चों को देते हैं वैसा ही बच्चा बड़ा होता है। तो पेरेंट्स ये कब समझें, जैसे कई बच्चे झूठ बहुत बोलते हैं, अगर बाहर मारपीट भी करके आ गए हैं तो वो घर में आके एक्सेप्ट नहीं करते। अगर उनके पेरेंट पूछ रहे हैं कि अच्छा तुमने ऐसा किया, उसके साथ में ये कंप्लेन आई है, नहीं मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, मुझे सामने वाले ने ही ऐसा बोला था तो मैंने ऐसा किया, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। तो इस टाइप के नेचर वाले लोगों को कैसे डील करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे फिर वही पेरेंटिंग की बात आती है। अगर बच्चा बाहर गलती करके आता है, अगर मान लो उसने मारपीट की, वो घर आके क्यों नहीं बता रहा है?
पेरेंट्स अगर उससे पूछते हैं कि आपने मारपीट की तो बच्चा क्यों हाँ नहीं बोल पा रहा है, एक्चुअली क्या है, पेरेंट्स को हाँ सुनना ही नहीं है। क्योंकि अगर बच्चे ने अगर हाँ बोला तो एक रिएक्शन आएगा, स्लैप पड़ जाएगा उसके गाल पे, या उसकी मम्मी उसको डांटेगी या उसके पापा उसको डांटेंगे। एक डर, एक फियर जो पेरेंट्स को लेके बच्चे में होता है ना, वही झूठ बुलवाना सिखाता है बच्चों को। आप सच बोलना बच्चे को सिखा रहे हैं, सच सुनना सीख लीजिए तो आपका बच्चा कहीं झूठ नहीं बोलेगा। हाँ, और कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं जिनमें बच्चों को कहानियाँ बनाने की आदत होती है, झूठी कहानियाँ सुना के अपने हार्मोन्स को वो कंट्रोल करते हैं, अपने ब्रेन को मी टू टाइम देते हैं। तो उनको ऐसा लगता है ये तो मेरा मी टू टाइम है, तो फिर मैं इनको अपना टाइम दे रहा हूँ, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए झूठ बोल रहा हूँ, कहानियाँ सुना रहा हूँ। ये भी एक बिहेवियर इश्यूज हैं बच्चों में। बट पेरेंटिंग की अगर बात आती है तो पेरेंट्स को थोड़ा सा सच्चाई को स्वीकार करने की ताकत अपने अंदर लानी होगी। हम्म। किस टाइप के लोग होते हैं, उनका किस तरह का दिमाग होता है जो आगे चल के क्राइम कमिट करते हैं? आ, वो तो थोड़ा सा भी डिसाइड करना मुश्किल होता है, पर फिर भी होता है जैसे 10 साल के बच्चे के अंदर में वो बिहेवियर दिखना शुरू हो जाता है। जैसे कई बार होता है मल्टीपल डिसेबिलिटी जो होती है, मल्टीपल पर्सनालिटी होती है, जो बाहर कुछ और दिखते हैं, लोगों के सामने शांत रहते हैं पर अंदर उनका बिहेवियर ऐसा होता है। तो वो कहीं ना कहीं फिर बात आ जाती है फैमिली पे, कि फैमिली ने उसको कैसी परवरिश दी है, उस बच्चे को क्या मिला है, कहीं ना कहीं जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है ना। हम क्या है, परफेक्ट करने के चक्कर में कई बार क्या होता है बच्चे को एज अ मदर मुझे परफेक्ट करना है, परफेक्ट, तो जो प्रेशर मैं बच्चे के अंदर दे रही हूँ तो वो कहीं ना कहीं जाके उसके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रहा है वो। और वो फिर कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि जाके फिर ब्लास्ट। तो वो कंडीशन आती है इन बच्चों के साथ में, और वो तो 10 साल के बच्चे में दिखना शुरू हो जाता है, 9 से 10 साल के बच्चे में बिहेवियर दिखना शुरू हो जाता है, और समझ में आ जाता है कि इस बच्चे की हरकतें अगर ऐसी हैं तो ये भविष्य में जाके क्या करने वाला है। और 16-14 साल की उम्र में कोई भी बच्चा क्रिमिनल अगर है, उसमें बिहेवियर है, क्राइम करने का कुछ उसमें इंटेंशन दिखता है, तो वो पकड़ में आ जाता है बच्चा। हम्म। हम्म। जैसे कि काफ़ी सारे हमारे आज की जनरेशन का प्रॉब्लम है कि वो ज़्यादा प्रेशर नहीं बेयर कर पाते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे काम हो, चाहे वो, जैसे हम इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो उसमें रील्स आती हैं काफ़ी ज़्यादा, जेनजी किड्स जिन्हें कहा जाता है आजकल। तो वो जेनजी किड्स के ऊपर काफ़ी रील्स मैंने देखी हैं जो फ़नी रील्स हैं, कि पहले का एक ज़माना था कि जब हमको बॉस या हमारे बड़ों ने कह दिया तो तुम्हें ये करना है तो ये करना है, किसी भी हाल में होना चाहिए, तो हम होते थे कि हम प्रेशर फील करने लगते थे कि हाँ किसी भी हाल में हमें करके देना होगा, नहीं तो पता नहीं क्या होगा क्या होगा, डर रहता था। पर आजकल ऐसा नहीं है। अभी जो बच्चे हैं जेनजी किड्स, उनसे हमें डर लगता है कि पता नहीं अगर हम इनको कुछ बोल दिए तो ये क्या कर लें, इनका दिमाग कहाँ चला जाए। मतलब एक ये जो जनरेशन का है प्रॉब्लम, ये आपको भी लगता है कि ऐसा है सच में? सच में ऐसा है। एक्चुअली क्या होता है कि हम ना, पेरेंट्स का जो टाइम था, हमारे टाइम पे एक था हम कि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। सबसे बड़ी बात, एक जॉइंट फैमिली नहीं भी होती थी, न्यूक्लियर फैमिली भी है, तो हमारे नेबर्स के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होते थे, हमारी सोसाइटी में हमारा आना जाना उठना बैठना होता था, और बहुत सारे जैसे फंक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे हमारा बच्चा या हम जगह हम थे वहाँ पे तो अवेलेबल रहते थे किसी भी फंक्शन में, फेस्टिवल में। तो उस समय ऐसा था हम सबसे मिलते जुलते थे और सबकी नज़र हम पे रहती थी कि हम क्या कर रहे हैं। बट अभी के टाइम पे क्या हो गया कि अगर हमारे बच्चे में अगर किसी टाइप की कोई दिक्कत आ गई और किसी ने बोल दिया तो हम फट से माइंड कर लेते हैं, अरे आप हमारे बच्चे को ऐसा कैसे बोल सकते हो, या हमारे टाइम पे कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेके हम चाहते नहीं हमारे बच्चे के साथ ऐसा ना हो। होता है ना कई बार। अभी के पेरेंट्स क्या करते हैं कि उनके टाइम में जो चीज़ें उनको नहीं मिली हैं वो एक्स्ट्रा ला के अपने बच्चों को दे रहे हैं। मान लो हमारे पास एक साइकिल नहीं थी, बट अभी का 14 साल का बच्चा बाइक चला रहा है, कार चला रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स को लग रहा है मेरे पास इतना है तो मैं अपने बच्चे को क्यों ना दूँ। तो ये हो रहा है, और बच्चों से डरने का कारण भी ये कि हम बहुत एक्स्ट्रा लाड़ प्यार में आ गए हैं। बच्चों को प्यार करना अच्छी बात है पर बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए पनिशमेंट का भी अपना एक रूल है, ऐसा नहीं कि अपने पनिशमेंट देनी है तो मारना है, अकेले कमरे में छोड़ना। बच्चा गलती कर रहा है तो उसको मार खाना भी उसको पता होना चाहिए कि इसकी पनिशमेंट ये होती है। ऐसा ना हो जाए कि हमारी लापरवाही एक बड़ा क्राइम करवा दे उससे और वो फिर पनिशमेंट उसको किसी और लेवल पे जाके मिले। तो ये है, दिखता है आजकल के बच्चों में। और हमको वो फियर ख़त्म भी करना पड़ेगा, टीचर्स के साथ में भी और पेरेंट्स के साथ में भी। टीचर्स भी बच्चों को नहीं बोल पाते हैं, उनको भी डर लगता है कि वहाँ से पता नहीं क्या आएगा, पेरेंट्स क्या बोलेंगे। एक इंसान की बॉडी लैंग्वेज, उसकी छोटी छोटी हैबिट्स उसकी पर्सनालिटी रिवील करती हैं।
आपको ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी से मिलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है ना कि उसकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं थी, तो एक्चुअल में बॉडी लैंग्वेज समझने से समझ में आता है कि इंसान कैसा है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। किसी की बॉडी लैंग्वेज को देख के हम कभी किसी को आइडेंटिफाइड या जज नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो ड्यूअल पर्सनालिटी रखता है ना, वो सामने अलग होता है और पर्दे के पीछे उसका बिल्कुल रवैया अलग होता है। और वैसे भी ये साइकोलॉजी में कहा जाता है कि हम एक पर्सोना लेके घूमते हैं, एक मुखौटा पहन के घूमते हैं, तो बहुत माइनर उसमें हम बॉडी लैंग्वेज को आइडेंटिफाइड कर पाते हैं। बाकी ऐसा कहना कि किसी को देख के या उसकी बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम किसी को जज नहीं कर सकते, ये मेरा अपना ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सामने कोई पर्सन बैठा है तो उसको मैं 10 से 15 मिनट या 20 मिनट में देख के आइडेंटिफाइड कर लूँ कि वो क्या है, क्योंकि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता ना, उसने अंदर क्या झेला है मुझे नहीं पता है। तो ये टोटल रॉन्ग है, मुझे ऐसा लगता है। आपने अभी तक इतने सारे केसेस हैंडल किए हैं, इतने सारे केसेस देखे हैं, तो कोई ऐसा एक केस है जो आपके दिल दिमाग से बहुत हमेशा से कनेक्ट रहा हो? बहुत सारे केस ऐसे रहे हैं शिवांगी जिसमें ऐसा लगता है कि मतलब काश मेरे पास एक मैजिक स्टिक होता और मैं कुछ चेंज कर देती, या कुछ ऐसा हो सकता है। मुझे आपने बहुत 3 महीने पहले एक केस पढ़ा होगा जिसमें एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया था और अपनी इन-लॉ का, मदर इन लॉ का। तो वो केस था जब मैंने, मुझे लगा था कि मैंने पूरा इसके साथ काम कर लिया और मैंने वो पर्सन मुझे इतने कॉन्फिडेंट के साथ मिला था कि बोला मैम सब कुछ सही हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा है मेरी लाइफ में, अब कुछ गलत नहीं होगा। पर 3 महीने बाद जब मैं न्यूज़पेपर में उस केस को जब पढ़ती तो मुझे बहुत तकलीफ हुई अंदर से। ऐसा लगा कि कहाँ चूक हो गई मेरे से, कि मैंने एज अ ह्यूमन बींग या एज अ काउंसलर कहाँ पे गलती की है। वो केस मुझे आज भी तकलीफ देता है। जब मैं महिला थाना में थी तब का ही ये केस था और मेरे पास आया था, तो हमें ऐसा लगा था कि सब सही हो गया, सब सॉर्ट आउट हो गया, सब अच्छा हो गया। बट आखिरी में जो रिजल्ट आया वो बहुत डराने वाला था। तो ऐसा लगता है कि हम जो काम करते हैं ना, उसमें परफेक्शन के साथ साथ हम इमोशनली भी अटैच्ड हो जाते हैं। हम परफेक्शन देखते हैं पर इमोशंस बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं उनके साथ में, और जब कुछ ऐसा होता है ना तो होल लाइफ हमको तकलीफ देता है। वो अभी भी मुझे नाइट में टाइप का होता है कि अरे मैं काश उस दिन कुछ समझ जाती, शायद कहीं एक पॉइंट रह गया, ये फील होता है मुझे। फिर आप मिली उनसे कभी दोबारा? नहीं। मतलब ऐसा लगा नहीं कि ऐसा क्या हुआ, जैसे होता है ना कि एक मौका मिले तो मैं पूछूं कि मैंने ऐसा क्या मैंने नहीं न्यूज़पेपर समझाया? पढ़ा तो मैंने सोचा कि मैं इनसे एक बार बात करके पूछूं कि ऐसा आपने क्यों किया, क्यों ऐसी क्या बात हो गई अचानक में, ऐसा इतना आपको इतना गुस्सा क्यों आया कि आपने ये कर लिया। क्योंकि देखिए कोई भी क्राइम ना बहुत कम ऐसा होता है कि वो सोची समझी हो, पर बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं सोची समझी साजिश होती है, सोच समझ के करता है, इंटेंशन रहता है उसके पास कि इसको मुझे करना है करके। तो मतलब मन हुआ, फिर एक बार एक घृणा भी आ गई मन में कि वो अपराधी है, मुझसे क्यों मिलूं। तो हम एज अ साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर बाद में, पहले तो एक इंसान है ना, तो मन में घृणा आ जाती है, अरे इसने अपनी पत्नी के साथ ये किया, अपने परिवार के साथ ही, मेरे समझाने के बाद भी एक मन में चिढ़ आ गया, अरे मैंने इसको इतना समझाया, इतने सेशंस हुए, मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ राइट हो गया, उसके बाद ये रॉन्ग कैसे कर सकता है। तो वो कभी इच्छा नहीं हुई मेरे को उनसे मिलने की। अभी जैसे ये मेरठ का केस चल रहा है, मुस्कान वाला, आपने पढ़ा ही होगा, आपने सुना भी होगा उसके बारे में। ऐसे सब केसेस में आपको क्या लगता है एज अ लाइक, आप क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट हैं और आप गवर्नमेंट के इतने सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहती हैं, इतनी जगह काउंसलिंग करती हैं, तो जब इसके बारे में आपने सुना होगा तो जितना हम रीड करते हैं, जितना हम सुनते हैं, तो उससे भी हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आती है ना कि उसकी क्या मानसिकता रही होगी या उसने क्यों किया होगा। तो आपको कुछ ऐसा इसमें लगा कि क्या सबसे पहले रहा तो होगा? सबसे पहले तो मुझे तकलीफ हुई थी इस केस को पढ़ के, जब मैं इसके बारे में बहुत डीपली मतलब पहुंचते गई, पढ़ते गई, रोज कुछ ना कुछ, कभी रील्स में देख रही हूँ, कभी कुछ न्यूज़ में आ रहा है। तो मुझे सबसे पहले लगा था कि भैया अगर आपके मन में कुछ था आप उसको फ्री छोड़ देती, आप डाइवोर्स ले लेती हैं, ऐसा लगा। और ऐसा है कि मुझे अब समझ में आया कि इंसान की जो बोलती है ना इच्छाएं अनंत हैं, वो यही साबित करता है। एक हैंडसम हस्बैंड है, एक अच्छा पैकेज है, आपकी एक फैमिली, आपने अपनी बेटी को भी नहीं सोचा। आप पता नहीं किस चीज की कमी थी आपके पास, हो सकता है हम उस कमी को नहीं जान रहे क्योंकि मीडिया वो हमको नहीं दिखा रही है। हो सकता है फैमिली इश्यूज रहे होंगे, सेक्सुअली कुछ ऐसा रहा हो, सेटिस्फेक्शन ना हो, क्योंकि देखिए एज अ साइकोलॉजिस्ट हम इस पे बात कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम रही होगी, या हमने सुना है कि कुछ जहाँ पे कि इसको ड्रग्स की आदत थी। तो फिर भी इतने वहिशाने तरीके से अगर किसी का कोई मर्डर करता है तो उसका इंटेंशन तो कुछ अलग रहा होगा, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बस छोटी चीज के लिए हुआ, ये प्लानिंग थी बहुत लॉन्ग टाइम की और सोची समझी साजिश जिसको बोल सकते हैं, वो दिखता है इसमें।
और उसके बाद जाके बाहर जाके अपने आप को एकदम बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको कि क्या किया है उन्होंने। तो मेंटल कंडीशन सोचिए उस महिला की क्या होगी। हमारे सामने अगर किसी की डेथ हो जाती है, एक छोटा सा पपी भी अगर हमारे सामने चला जाए तो हमको तकलीफ होती है, और पूरा का पूरा इंसान इन्होंने मार दिया। और उस तरीके से विक्टिम खुद भी मतलब वो बन के विक्टिम बन के लोगों के सामने खड़ी हो गई, रो रही है मीडिया के सामने में, अपने आप को दिखा रही है कि उसके साथ बुरा हुआ करके। तो आप उसकी मानसिकता समझ सकते हैं कि बहुत जो भयानक मानसिकता होती है वो है इनकी। और ये बहुत डरावना है सोसाइटी के लिए, क्योंकि इस टाइप के केसेस हम भले हंसी मजाक में ले लेते हैं, हम उसके मीम्स बना के डाल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे जो ब्रेन पे इसका इफेक्ट आ रहा है, तो है खतरनाक ये। अभी अभी में ऐसा हुआ है कि पिछले 2-3 महीनों में बहुत सारे मेल हैं हमारे इंडिया के जिन्होंने सुसाइड कमिट किया है अपनी बीवियों को लेके, टारगेट करके कि उनकी वाइफ ने टॉर्चर किया है, तो सास ने किया है। इंदौर का केस रहा, पुणे का रहा, और काफ़ी सारी जगहों का केस रहा जो हाईलाइट हुआ। और इन सब चीज़ों को लेके सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, मीम्स बनती हैं, और लोगों को शादी को लेके डर है। तो कहीं ना कहीं आज जो ये लड़के सुसाइड कर रहे हैं और इनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अब लोगों को इफेक्ट होता है, लड़कों को, आदमियों को इस चीज़ से डर लगता है। बट ये परंपरा तो औरतों के साथ सदियों से चली आई है, मतलब उनके साथ तो ये हमेशा से होता आया है, और कई जनरेशन से होता रहा है। तो आप इस चीज़ को किस प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं? मतलब आज आदमियों पे जो करने वाले हैं उन पे बात आ रही है, और जो सहती आई हैं आज वो कर रही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कल्प्रिट मानी जा रही हैं, और इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है। और आज आदमियों को डर लग रहा है, लड़कों को डर लग रहा है, उनके पेरेंट्स को डर लग रहा है, अरे अब हम इनकी शादी कैसे करें, किससे करें, पता नहीं कैसे टाइप की लड़की होगी, क्या होगी, कैसे होगी। तो आप इस पूरे सिनेरियो को किस प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं? मैं अभी थोड़ा सा टफ होगा मेरे लिए इसको कहना, एक्सप्लेन करना। एक्चुअली क्या है कि जो हुआ, हाँ, एक टाइम था कि जो फीमेल्स के साथ कुछ बुरा हो रहा है, या उसने वो कि हस्बैंड है उसका बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बीवी उसको वाइफ को पता है, फिर भी वो रह रही है, बहुत सारी चीज़ें, परवरिश जैसी है, ये चीज़ें थी। बट अभी जो सडन में जो हुआ, हाईलाइट मीडिया ने किया। अब मीडिया क्या करती है एक्चुअली, है दुखद ये, किसी भी पुरुष या महिला के साथ जब भी कोई क्राइम होता है या कुछ किसी के इंटेंशन की वजह से किसी की जान जाती है, तो बहुत दुखद है उस फैमिली के लिए भी, सोसाइटी के लिए। बट अब अगर हम पीछे और आगे को कंपेयर करते हैं, महिला और पुरुष को कंपेयर, तो नुकसान तो हमारा ही होता है, सोसाइटी का ही नुकसान है। ये गलत है कि हमको कंपेयर नहीं करना है यहाँ पे किसी को, क्योंकि जो हो रहा है टोटल गलत है। भविष्य में हम भी मतलब बेटे और बेटी की माँ है, तो कभी कुछ हमारे या बच्चों के साथ कुछ गलत होगा, क्योंकि यही चीज़ चलता रहेगा ना कहीं ये एंड नहीं होने वाला है। ये धरती खत्म हो जाएगी, पर ये जो हरकतें हैं वो खत्म नहीं होगी। तो वो चीज़ें दिख रही हैं। अब सोसाइटी में क्या है, हाईलाइट कर दिया मीडिया ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को। इससे पहले भी बहुत सारे पुरुषों ने आत्महत्या की है, चीज़ें पता नहीं चली है। तो फिर वही बात आती है मानसिकता की, अहंकार की, कि महिला भी नहीं समझना चाहती, और अभी फिल्मी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब वो एक पुरुष है जो वर्किंग है, एक महिला है जो वर्किंग है, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग लाइफ है। जब दोनों की लाइफ टकराती है ना, तो इस टाइप की बातें हो जाती हैं। आप कितनी भी अच्छे पैकेज में वर्क कर रहे हैं, आप कितने सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, हैंडसम, ऐसे कोई मतलब किसी को नहीं है। वो क्या चाहते हैं एक दूसरे से, अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो फिर क्राइम होना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शॉर्ट में यही बोल सकती हूँ, इसका एक छोटा सा मेरा बोलना चाहिए रिव्यू यही है कि जो हो रहा है टोटल गलत हो रहा है। हमको उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए कि पहले महिलाओं के साथ ऐसा होता था, पुरुषों के साथ हो रहा है। क्राइम ही होता है। और हमको अपनी मानसिकता थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी, और थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा, चीज़ों को हम एक अच्छे वे में लेके सोचें। क्योंकि आपने काफ़ी सारे काउंसलिंग्स देखी उसमें महिला थाने में, तो लोग, आपको लगता है कि डिवोर्स आज की डेट में एक बिजनेस हो गया है? हाँ, बहुत बार ऐसा लगता है। जैसे क्या होता है, डाइवोर्स का केस आया हमारे पास, इसने कंप्लेंट डाली। अब सेक्शंस इतने सारे हैं लॉ में, सारे सेक्शंस के फ़ायदे महिलाओं को मिलते हैं, पुरुषों को नहीं मिलता है। एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि 498 लगा के चले आ जाते हैं। अब वो क्या है, वहाँ पे तो आ तो गए हैं वो प्रॉब्लम लेके। अब काउंसलिंग में पता चल रहा है भैया मोस्ट प्रॉब्लम तो लड़के की तरफ से नहीं, लड़की की तरफ से ही है।
जो प्रॉब्लम्स आ रही है लड़की की तरफ से आ रही है। अब उसमें पता चलता है कि बहुत सारी उसकी स्टोरीज रहती हैं कि लड़की की फैमिली नहीं चाहती थी, या शादी करने के बाद पता चला, या लड़के में कई बार क्या होता है बहुत सारी प्रॉब्लम रहती, पेरेंट्स उसके छुपा देते हैं। ऐसा होता है कि आप चीज़ अच्छी दिखा के एक ख़राब सामान थमा दिए वाली भी स्थिति होती है। देखिए लाइफ का तो बैलेंस सही है ना कि परफेक्शन हर चीज़ में चाहिए। अब वहाँ पे वो मिल नहीं रहा है, बात बिगड़ी, तो सॉर्ट आउट करने की जगह पे लोग अपने अपने तरीके से चीज़ों को खींचते हैं। फिर हमको मिल गए एक आध दो हमारे वकील साहब लोग, बोले नहीं करवा लो तलाक, ज़्यादा अच्छा। हालांकि इसका प्लस पॉइंट भी यही है कि अगर आप किसी के साथ नहीं निभ रही है आपकी, या आपको तकलीफ है, तो आप आपसी रजामंदी से, आपसी सहमति से अलग हो जाइए, अपनी लाइफ को अलग तरीके से जिए। एक दूसरे की लाइफ में आप दखल मत दीजिए, खुश रहिए। और बिजनेस हो गया है, क्योंकि एक्चुअली आजकल आप देखिएगा बड़े बड़े जैसे अभी हमारे क्रिकेटर तलाक के लिए एक बहुत बड़ी एलिमनी उन्होंने दी है, पे किया है, तो ये गलत है ना। आप शादी जब करते हैं तो एक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए आप दो लोग जुड़ते हैं। अब अलग होने के लिए आप एक कीमत तय कर रहे हैं, मतलब आपने अपनी कीमत लगाई हुई है ना कि मैं आपसे शादी की, तो अब आपसे अलग होने के बाद मुझे ये कीमत चाहिए। तो ये वकीलों का भी खेल है कि भैया हमको अभी तलाक करवाना है, तो हमसे मतलब हमको भी एक मोटी रकम मिलेगी, डेट्स पे लेते हैं, डेट्स चल रही है, चीज़ें हैं, थोड़ी सी बिजनेस आ गया है इसमें। पर वहीं एक दूसरे क्रिकेटर भी हैं जिन्होंने तलाक लिया है, पर उन्होंने सब कुछ अपनी माँ के नाम पे कर दिया था। बिल्कुल। तो उस लेडी को तो कुछ नहीं मिला तब, जहाँ तक हम लोग जानते हैं एज आउटसाइडर, तो कुछ नहीं मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इंस्टाग्राम की लैंग्वेज में कि किसी की गर्लफ्रेंड किसी का बॉयफ्रेंड शादी कर लेते हैं, मतलब एक का अफेयर कहीं है, दूसरे का कहीं है, दोनों ने शादी कर ली। और अब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का माइंडसेट इस चीज़ को लेके बहुत फ्री है कि बनी तो बनी, नहीं तो 3-4-6 महीने में डिवोर्स ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमारे टाइम के लोग सोचते थे कि फैमिली का क्या होगा, अगर हम सेपरेट हो रहे हैं, हम डिवोर्स ले रहे हैं, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या चीज़ें होंगी। बट मुझे अब ऐसा लगता है कि लोग इंटेंशनली शादी ही इसीलिए कर रहे हैं कि चलो यार कर लो, कुछ नहीं हुआ तो 10-20 लाख इधर उधर हो गए, ले गए, ले लिया, एक दूसरे को छोड़ दिया, फ्री कर दिया। हाँ। मतलब ये है कि आपकी लाइफ में आपको फ्री करने के चार्जेस हैं इसमें। क्योंकि आप उनको छोड़ देने के बाद फिर आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है ना। नहीं है, बिल्कुल। तो एक तरह से फिर आपका वो प्रॉफिट ही हुआ कि फिर आप वो पैसा लेके अपनी जिंदगी में आप ऐश कर रही हैं, आप कहाँ जा रही हैं, आप किससे मिल रही हैं, दूसरी शादी कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा होता है, आपके पास ऐसे केस आए हैं जहाँ पे मेल सच में विक्टिम रहे हो? कई बार मुझे कुछ ऐसे केसेस आए थे, तो उसमें मुझे बोला जाता था कि आप बायस हो जाती हैं बॉयज़ के लिए, मेल्स के लिए। तो मुझे समझ में आता था कि एक्चुअली मैं, देखो मैं भी एक महिला हूँ और मुझे पता है कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ। और सामने वाला, कई बार ऐसा होता है कि मेरे जैसे ही इच्छाएं लेके अगर बैठी है वो, तो मुझे समझ में आ गया ना कि मैं अपने मैं अपने फैमिली के साथ कैसा बिहेव कर रही हूँ। वहाँ पे मैंने अपने आप को फिट कर लिया उसकी जगह पे और रख के देखा, तो समझ में आया अरे भैया गलती इसकी नहीं है, पुरुष की गलती नहीं है, महिला की ही गलती है। और फेक फेमिनिज्म की हम जो बात करते हैं आजकल बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हमको ऐसा लगता है मेरा अधिकार, मेरा ये, हम अधिकार की बात कर रहे, कर्तव्य तो भूल गए हैं। भाई हमारे माँ बाप भी तो आज साथ में चल रहे हैं ना, 50-50 ईयर वो एक दूसरे के साथ में गुजार देते हैं। रेयर टू रेयर केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पे ऐसा लगता है कि बस दम घुट रहा है, हमको अलग होना है, तो इट्स ओके। बट छोटी छोटी चीज़ों के लिए, मौज मस्ती के लिए डाइवोर्स करना बहुत ख़राब है, किसी की लाइफ को ख़राब करना। और हमारा कल्चर अभी इतना एडवांस भी नहीं हुआ है। हम जहाँ जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे बहुत हम हाई प्रोफाइल नहीं है। ये बोलते हैं ना कि बहुत हाई प्रोफाइल लोगों के शौक है या लोअर प्रोफाइल लोगों के शौक है। हम मिडिल क्लास लोगों के लिए कहीं ये जगह नहीं है इन चीज़ों के लिए। तो हमको ऐसे अवॉइड भी करना चाहिए इस चीज़ों को, कि अगर ऐसा लग रहा है कि भाई हम शौकियाना भी लोग करते हैं, एक शादी कर लिए, 2 शादी कर लिए, 3 शादी शौक में कर लेते हैं। उनका अपना एक शौक होता है, एक उनकी मेंटल कंडीशन ऐसी रहती है कि अरे नहीं भाई सेटिस्फेक्शन तो इसमें ही मिलेगा, इससे कर लिए डाइवोर्स दे दिया, उससे कर लिया डाइवोर्स दे दिए। तो मजाक बना के रख लिए हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, या हमारा जो मैरिज का जो कल्चर है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ना अपने बच्चों को परवरिश जब देते हैं ना, तो अपनी संस्कृतियों से भी अवगत कराते रहें, और उसके हर अच्छे और बुरे उसमें हम उसको बताएं कि क्या गलत है और क्या सही है। सपोर्ट नहीं करना है, ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करना है हमको, कि हमने आंख में पट्टी बांधी और बोला नहीं लड़ लो युद्ध, तो वो नहीं। तो अभी जिस तरह से मेंटल हेल्थ चल रहा है और ये टॉपिक बहुत हॉट रहता है हमेशा, तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें बहुत चीज़ों में सुधार आ गया है
और आने वाले समय में चीज़ें जल्दी ठीक हो जाएंगी, या आपको ऐसा लगता है कि अभी और बहुत लंबा सफ़र है और अभी शायद बहुत युद्ध लड़ने पड़ेंगे? बहुत लंबा सफर है। युद्ध की तो अभी शुरुआत हुई है, अभी शंखनाद हुआ है, अभी लड़ाई बाकी है, और उसके जो बोलते हैं ना, युद्ध की जो परिणति होती है अभी आनी बाकी है। बहुत लंबी लड़ाई है। मेंटल हेल्थ से तो रिलेटेड प्रॉब्लम अब हम रोज कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं। कुछ केसेस के थ्रू दिख जा रहे हैं, कहीं हमको सोशल मीडिया में दिख रहा है, किसी का बिहेव दिख रहा है, मतलब आसपास हमारे हर एरिया में वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें आपको दिख जा रही हैं। तो अभी बस शुरुआत है, अवेयरनेस बाकी है, लड़ाई बाकी है, एक बहुत लंबा युद्ध बाकी है। जी। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जितने लिखे हुए सवाल थे उससे हट के भी मैंने आपसे सवाल कर लिए हैं काफ़ी सारे, और क्योंकि आपका टॉपिक इतना बड़ा है इसको मैं एक बार में कवर नहीं कर सकती। और मुझे जब कभी नेक्स्ट मौका मिलेगा, मैं अपने हर एपिसोड में ये कहती हूँ अपने हर गेस्ट से कि किसी भी एक पर्सन को कवर कर पाना, उसकी लाइफ को या उसके काम को या उसकी फील्ड को मेरे लिए इतना इजी नहीं है कि मैं एक ही बार में सारा कुछ उनको बता पाऊँ। तो नेक्स्ट कभी अगर हमें लगेगा तो हम आपको फिर से ज़रूर कनेक्ट करेंगे, और हम नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि मैं एक और सीरीज़ अब प्लान कर रही हूँ जहाँ पे मुझे आप जैसे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि मैं अपने व्यूअर्स को और ऑडियंस को बहुत जल्दी ही अपनी अपकमिंग सीरीज़ से इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। तो मुझे वहाँ पे आपकी फिर से ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं वहाँ पे आपको फिर से कनेक्ट करूँगी। एंड थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और आपने इतनी सारी चीज़ों को बहुत आसानी से और बहुत सरल शब्दों में समझा दिया। तो मैं चाहती हूँ कि आप आगे और अच्छा करें, और आप जैसे लोग और रहें, और लोगों का कहीं ना कहीं दिमाग खुले, और जो क्राइम जिस लेवल पे बढ़ रहा है और जो कपल्स को इतने इश्यूज हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस हो। पर मुझे भी ऐसा लगता नहीं कि उम्मीद है ऐसी, पर फिर भी उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो थैंक यू सो मच मैम कि आप आए। थैंक यू सो मच शिवांगी। मैं अब यहीं कंप्लीट करूंगी इस एपिसोड को, और हम मैम का प्रोफाइल मेंशन करेंगे, इनको कोलैबोरेशन में डालेंगे कि अगर आपको कभी भी कोई भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कुछ भी लगता है, तो आप इनसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। वैसे तो इनके पास टाइम की बहुत कमी है, पर क्योंकि उनकी तरह हमारी तरह जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं टाइम निकाल ही लेते हैं, जहाँ मदद होती है वहाँ वो पहुँच ही जाते हैं। तो आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं, आप इनसे अपने सेशंस ले सकते हैं। ये प्राइवेट सेशंस अगर लेती हैं तो आप वो ले सकते हैं, या ये आप इनसे डायरेक्ट बात करके जैसे भी आपकी हेल्प कर सकती हैं, आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।